एवरीवन, आज मैं आपके सामने लाइफ साइंस का एक और वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि बायोलॉजी के जो डिफरेंट टर्म्स होते हैं उनसे आपको फेमिलियर कराने की कोशिश करूँगी। तो देर ना करते हुए हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने फर्स्ट मेंशन किया है एनाटॉमी। तो एनाटॉमी का मतलब होता है जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। तो जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो उसके लिए जो ब्रांच है उसे एनाटॉमी कहा जाता है। फिर हम आते हैं दूसरे में एग्रोलॉजी। तो एग्रोलॉजी क्या है? ये जो एग्रोलॉजी है इसमें हम स्टडी करते हैं एग्रो थोड़ा सा फेमिलियर लग रहा है एग्रीकल्चर से। तो एग्रीकल्चर का जो स्टडी होती है या एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ये हम इतना इसको रिलेट कर सकते हैं। तो एग्रोलॉजी किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चर से। तो एग्रीकल्चर में होता क्या है? क्रॉप का प्रोडक्शन, जो भी हमारी फसलें होती हैं उनका उत्पादन। तो फसलों की उत्पादन में इंक्रीमेंट, डेवलपमेंट कैसे किया जाए उसके बारे में जो अध्ययन होता है उसे हम एग्रोलॉजी कहते हैं। उसके जस्ट नीचे मैंने मेंशन किया है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी का मतलब होता है यहाँ पर जो भी एग्रीकल्चर में जो भी क्रॉप का प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्शन के दौरान उसका मैनेजमेंट कैसा करना है। तो मैनेजमेंट कैसे होगा क्रॉप प्रोडक्शन का, वो मेंशन है एग्रोनॉमी में। फास्टली हम रिवाइज करते हैं। एग्रोटॉमी, एनाटॉमी। एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी। एग्रोलॉजी का मतलब क्रॉप प्रोडक्शन में डेवलपमेंट या इंक्रीमेंट करने की स्टडी। फिर एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी का मतलब होता है क्रॉप प्रोडक्शन के मैनेजमेंट की स्टडी। अब आगे आते हैं एग्रोस्टोलॉजी, है ना। अब एग्रो मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मतलब एस, यहाँ पर जो एस है ना इससे आप कोरिलेट कर सकते हो। कैसे? एग्रोस्टोलॉजी स्टडी होती है ग्रास की। ग्रास मतलब घास फूस। तो ये जो घास होती है उसकी स्टडी होती है एग्रोस्टोलॉजी। ग्रास में भी एस आता है ना, डबल एस आता है। तो आप उससे रिलेट कर सकते हो कि एग्रोस्टोलॉजी जो होता है वो आपकी ग्रास की स्टडी से रिलेटेड है। अब आगे हम आते हैं अर्थोलॉजी। तो अर्थोलॉजी का संबंध किससे है? अर्थोलॉजी, इस अर्थोलॉजी का संबंध जॉइंट की स्टडी से है। जो जोड़ होते हैं ना, जोड़ों का दर्द या हड्डी की जो भी समस्या होती है जोड़ों की, उसकी जो स्टडी होती है उसे हम क्या, हड्डियों की नहीं, जोड़ों की जो स्टडी होती है वो अर्थोलॉजी होती है। यदि हम बात करेंगे हड्डियों की स्टडी को, तो हड्डियों की मैं यहाँ कहीं मेंशन किया होगा मैंने, ये है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी होता है हमारे बोन्स की स्टडी या हड्डियों की स्टडी। तो यदि आपको जॉइंट का पूछता है तो वो आपका अर्थोलॉजी है, लेकिन यदि बोन्स का पूछता है तो वो आपका है ऑस्टियोलॉजी। आगे बढ़ते हैं हम एंथोलॉजी। एंथो, देखिए हमेशा क्या कहा जाता है कि एक पुष्प की अभिलाषा कविता भी है कि वो क्या कहना चाहते हैं कि हमारी ऐसी अभिलाषा है कि हमें क्या किया जाए, भगवान के पैरों में चढ़ाया जाए। हमारी ऐसी अभिलाषा है कि अगर कोई वहाँ से वीर जवान निकल रहे हैं तो उनके पैरों में डाला जाए। ये उनकी अभिलाषा है। तो एक तरीके से किया क्या जा रहा है, फूल को तोड़ा जा रहा है और उन्हें फेंका जा रहा है। याद करने के लिए, रिलेट करने के लिए मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ। तो आपने फ्लावर को क्या किया, तोड़ा और थ्रो कर दिया। एंथोलॉजी, इसका संबंध होता है फ्लावर की स्टडी से। फिर उसी में हम अंदर आते हैं एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी जो है हमारा, इसका संबंध है, पहले हम एंजियोलॉजी कर लेते हैं। एंजियोलॉजी का जो संबंध है वो संबंध है हमारे जितने भी प्रकार की नसें होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, एक आर्टरीज होती है, एक वेन्स होती है। वेन्स पूरी बॉडी का इम्प्योर ब्लड कहाँ लेकर आती है, हमारे हार्ट में लेकर आती है, और हार्ट से पूरा प्यूरिफिकेशन हो जाता है लंग्स में। उसके बाद जो प्यूरिफाइड ब्लड है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, उसे पूरी बॉडी में लेकर जाती है आर्टरीज। तो यहाँ पर वस्कुलर सिस्टम, आर्टरीज और वेन्स की स्टडी होती है एंजियोलॉजी में। फिर हम आते हैं एंड्रोलॉजी। तो जो एंड्रोलॉजी है ये मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की स्टडी है।
तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की स्टडी क्या है? एंड्रोलॉजी है। फिर इसके बाद हम आते हैं ब्रायोलॉजी। तो ब्रायोलॉजी थोड़ा सा रिलेटेड है ब्रायोफाइटा से। जब मैं आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगी तब मैं आपको ब्रायोफाइटा पढ़ाऊंगी। ब्रायोफाइटा एक क्लासिफिकेशन में जब हम किसी चीज़ को क्लासीफाइड करते हैं, जैसे 8th क्लास 9th क्लास, या अगर गर्ल्स बॉयज़ में करें कि ये गर्ल्स हैं ये बॉयज़ हैं, एज ग्रुप में कर दें, ऐसे क्लासिफिकेशन जब होता है तो क्लासिफिकेशन में भी अलग अलग सेगमेंट बनते हैं, अलग अलग फाइलम बनते हैं, अलग अलग किंगडम बनते हैं। वैसे एक ब्रायोफाइटा होता है। तो यदि हम ब्रायोफाइटा के अंदर आने वाले ऑर्गेनिज्म या ब्रायोफाइटा की स्टडी करते हैं तो वो हमारी ब्रायोलॉजी होती है। फिर हम आते हैं बैक्टीरियोलॉजी में। तो बैक्टीरियोलॉजी में हम जो स्टडी करते हैं, देखिए इसको याद करना इजी और ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से कम इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर मेंशन ही है बैक्टीरिया, तो इसको एनालाइज करना बहुत आसान है। बैक्टीरिया है तो इसमें जो स्टडी हो रही है वो बैक्टीरियोलॉजी से रिलेटेड है। अगर यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रही हूँ बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट टर्म, तो पहले मैं बता दूँ बायोलॉजी के 2 सेगमेंट हैं। एक सेगमेंट बायोलॉजी का हो गया आपका बॉटनी और एक सेगमेंट आपका बायोलॉजी का हो गया जूलॉजी, जिसको मैंने अपने प्रीवियस क्लास में बताया है, जूलॉजी एरिस्तु और हमारा बॉटनी के थियोफेस्टस। एक वर्ड मैंने शायद नहीं बताया है कि जो बायोलॉजी वर्ड है इसे किसने कॉइन किया था। तो इसे कॉइन करने वाले व्यक्ति थे लेमार्क और ट्रिवेनियस। लेमार्क और ट्रिवेनियस से बायोलॉजी वर्ड्स की कॉइन किया था, उसकी उत्पत्ति की थी। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं साइटोलॉजी। जब मैंने आपको सेल पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि जो सेल की स्टडी होती है या जो कोशिका का अध्ययन होता है उस अध्ययन को करा जाता है बायोलॉजी के जिस ब्रांच में, उसे साइटोलॉजी कहा जाता है। तो अब मैंने कीवर्ड बनाते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी, टॉमी कहाँ आएगा? घर के अंदर। तो इसमें क्या हम पढ़ रहे हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी। फिर आते हैं हम एग्रोलॉजी। एग्रो एग्रीकल्चर, लॉजी अध्ययन, क्रॉप प्रोडक्शन का अध्ययन कि किस तरीके से हम फसल के उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। एग्रोनॉमी, अब उत्पादन तो कर रहे हैं हम क्रॉप प्रोडक्शन का, लेकिन हमको उसका मैनेजमेंट भी करना है, तो वो हो गया हमारा, उसको हमको एक नाम देना है। मैनेजमेंट करना का मतलब क्या होता है? मैनेज। जैसे मैनेजर मैनेज करता है, मतलब जितनी भी एम्प्लॉय उसके पास लाकर रिपोर्टिंग करते हैं वो सभी को एक अरेंज वे में अरेंज करता है, वो क्या कहलाता है? मैनेजर, जो हर चीज़ को मैनेज करता है। तो मैनेज करने में हमें कुछ नामकरण करना पड़ता है ना कि ये वर्क है, ये वर्क है। मैनेजमेंट का काम यही होता है, वो पहले पे स्पेसिफाई उसका नॉमेनक्लेचर करेगा। तो इससे आप रिलेट कर सकते हो। एग्रोनॉमी का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका नॉमेनक्लेचर होगा। और किसका नॉमेनक्लेचर होगा? नॉमेनक्लेचर होगा किसका होगा? यहाँ पर मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट हो रहा है क्रॉप प्रोडक्शन का, उसको मैनेज किया जाएगा, उसका मैनेजमेंट होगा। फिर एग्रोस्टोलॉजी, एस से आपको किससे रिलेट करना है? एस से आपको ग्रास से रिलेट करना है। तो ये ग्रास की स्टडी है। क्या था कि जो एंथोलॉजी है इसका संबंध है जॉइंट की स्टडी से, जोड़ों की स्टडी से। लेकिन यदि अगर बोन्स की बात होगी तो वो हमारा ऑस्टियोलॉजी है। इसके बाद हम इसी लाइन में आते हैं एंथ्रोपोलॉजी। मैंने इसके पहले आपको एंथ्रोपोलॉजी नहीं बताया था। एंथ्रोपोलॉजी का संबंध है कि किस प्रकार से हमारी लाइफ का ओरिजिन हुआ है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि पास्ट में हमारी लाइफ कैसी थी और प्रेजेंट में हमारी लाइफ का कल्चर कैसा है, इसके बीच में डिफरेंशिएशन अलग वर्ड हो जाएगा, डिफरेंस। तो पास्ट में कैसा हमारा कल्चर था, प्रेजेंट में हमारा कैसा कल्चर है, उसके बीच का डिफरेंस, और साथ ही साथ हमारी लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ है, इसका स्टडी किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी से। अब यहाँ पर आप आते हैं एंजियोलॉजी, वस्कुलर सिस्टम की स्टडी। एंजियो कैसे जी पाएंगे? जब नसों में खून दौड़ेगा। कैसे जी पाएंगे? जब नसों में खून दौड़ेगा। तो यहाँ पर वस्कुलर सिस्टम की, या हम कहते हैं आर्टरीज या वेन्स, जिसको कहते हैं धमनी और सिरा, इसका अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे एंजियोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद आते हैं एंड्रोलॉजी। तो इसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ते हैं। अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारा एंड्रोलॉजी है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारा गायनोलॉजी है।
फिर इसके बाद आते हैं ब्रायोलॉजी, ब्रायोफाइटा की स्टडी, बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया की स्टडी, साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन या सेल की स्टडी। अब हम आते हैं क्रायोबायोलॉजी। कौन रोता है? रोता कौन है? बड़े व्यक्ति रोते हैं कि छोटे बच्चा रोता है? छोटा बच्चा रोता है ना। तो यहाँ पर अगर कम मिलेगा किसी को कोई चीज़ या कमी होगी किसी चीज़ की तो क्या होगा? क्राई, रोएगा। इससे आप रिलेट कर सकते हो। क्रायोबायोलॉजी का संबंध है कि जब एकदम लो टेम्परेचर में भी ऑर्गेनिज्म कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, लो टेम्परेचर में भी ऑर्गेनिज्म कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, तो इसका जो अध्ययन होता है वो क्रायोबायोलॉजी में आता है। ठीक है। फिर आते हैं हम कार्डियोलॉजी। कार्डियो वर्ड ही इतना ज़्यादा फेमस हो गया है जब से ये आपका कोरोना आया है, कोविड आया है, उस टाइम से तो लगता है हार्ट अटैक बहुत ही नॉर्मल डिसीज़ हो गई है, हर दूसरे व्यक्ति को आ रहा है। तो कार्डियोलॉजी से सब फैमिलियर है, इसका संबंध होता है हार्ट या हृदय की अध्ययन से। फिर हम आते हैं डेमोग्राफी। डेमोग्राफी क्या होता है? यहाँ पर जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन का क्या करते हैं हम? सेंसस बनाते हैं, वही उसकी क्या कहलाती है? डेमोग्राफी। फिर इसके बाद आते हैं डर्मेटोलॉजी। इससे भी सभी जितनी भी लेडीज़ हैं वो फैमिलियर होंगी, मतलब जितने भी गर्ल स्टूडेंट हैं वो फैमिलियर होंगी डर्मेटोलॉजी, क्योंकि वो ज़्यादा अपनी स्किन की केयर करती हैं। स्किन में जैसे पिंपल्स आते हैं या स्किन की कोई भी दाग होते हैं या फिर आपकी स्किन डल हो रही है या किसी भी प्रकार की ईचिंग हो रही है, सारी प्रॉब्लम्स होती हैं स्किन से रिलेटेड, ज़्यादातर पिंपल की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये प्रॉब्लम लेकर हम जिस डॉक्टर के पास जाते हैं वो डर्मोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट होता है। तो डर्मोलॉजी का संबंध हमारी स्किन से है। फिर हम आगे आते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी का संबंध किससे? अच्छा, क्रोनोलॉजी। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको बोलती हूँ कि जो जम्मू कश्मीर की क्रोनोलॉजी है वो किस प्रसिद्ध किताब में लिखी गई है? अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो इस क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर कमेंट बॉक्स में करिएगा। ये बुक कौन सी है और इस बुक को लिखने वाले व्यक्ति कौन है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो क्रोनोलॉजी ऑफ जम्मू कश्मीर मतलब जम्मू कश्मीर की जितनी भी हिस्टोरिकल जो भी केसेस हुए हैं या हिस्टोरिकल जो भी इवेंट हुए हैं वो जब एक सीक्वेंस में लिखे जाते हैं, एक लाइन में इनको मेंशन किया जाता है तो उसे क्रोनोलॉजी कहा जाता है। अब यदि इसी क्रोनोलॉजी को हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ मेंशन है डेंड्रोक्रोनोलॉजी, तो यहाँ पर चीज़ क्या होती है, जैसे पेड़ होते हैं, तो जो पेड़ होते हैं इनकी हम ये उम्र का कैसे पता लगाएं? जैसे व्यक्ति हैं, है ना, उनसे हम पूछेंगे आपकी एज कितनी है, आपका डेट ऑफ बर्थ कितना है, आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाइए तो हम उनका एज जान जाएंगे कि उनकी एज कितनी है। बट पेड़ों की एज कैसे पता चलेगी? कार्बन डेटिंग से पता चल सकती है, और भी कैसे पता चलेगी? ये कैसे पता चलती है? जब भी पेड़ कटते हैं, आप भी ये चीज़ देखिएगा, तो वो जहाँ से कटते हैं वहाँ रिंग बनी हुई होती है, कई सारी कॉन्सेंट्रिक सर्कल के जैसे, एक के अंदर एक रिंग होती है, और इसी रिंग को काउंट करके उस पेड़ की उम्र का पता लगाया जाता है कि उस पेड़ की या उस ट्री की कितनी एज है, और जिसमें इसके बारे में अध्ययन कराया जाता है उस ब्रांच को कहा जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अब इसके बाद हम आते हैं एनाटॉमी। तो एनाटॉमी एनाटॉमी नहीं है, एंटोमोलॉजी। तो एंटोमोलॉजी, तो आंट थोड़ा सा आ रहा है ना, तो आप इससे रिलेट कर सकते हो कि यहाँ पर आपके कीट, जो भी आपके कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उनकी स्टडी की जाती है। तो एंटोमोलॉजी में स्टडी की जाती है इंसेक्ट की। फिर आगे जाते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया। फिर रहते हैं हिस्टोलॉजी में। तो हिस्टोलॉजी पढ़ के ऐसा लगता है कहीं यहाँ हिस्ट्री की स्टडी तो नहीं है, जैसे बैक्टीरियोलॉजी, ब्रायोलॉजी। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूँ, ये बिल्कुल भी हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है। हिस्टोलॉजी जो आपका है इसका संबंध है ऊतकों के अध्ययन से या टिश्यू की स्टडी से। अब टिश्यू क्या होता है, मैंने आपको प्रीवियस कल ही जो मैंने लेक्चर अपलोड किया है उसमें मैंने आपको बताया है कि जब एक स्पेसिफिक ग्रुप फॉर्म होता है सेल का, कोशिकाओं का एक समूह बनता है और उन समूह की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो एक जैसी होती है और वो एक प्रकार के कार्य करने में सक्षम होते हैं, तो उसे हम
ऊतक या टिश्यू का कहते हैं। अब इसी टिश्यू का जो अध्ययन होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के बाद में हम आते हैं हेमेटोलॉजी। तो हीमोग्लोबिन का प्रेजेंस किसमें होता है, ब्लड में होता है। इस वजह से ब्लड का कलर कैसा दिखता है, रेड दिखता है। तो हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है हेमेटोलॉजी। तो ये जो हेमेटोलॉजी है इसका संबंध किससे है, ब्लड की स्टडी से, रक्त के अध्ययन से। और रक्त के बारे में तो मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई है, अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं हेपेटोलॉजी। अब जो वर्ड मैंने आपको पहले कहा, जिन्हें हमें पढ़कर इस बात की अनुभूति नहीं होती है कि इसका संबंध किससे होगा, वही हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्योंकि आज की डेट में जो कंपटीशन है उसका लेवल डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है ना। तो ये हमारी जो हेपेटोलॉजी है इसका संबंध है लीवर की स्टडी से। किससे संबंध है इससे, लीवर की स्टडी से। लीवर क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी की। और ये लीवर अगर ग्लैंड है तो ये क्या करती होगी, ग्लैंड कितने प्रकार की होती हैं, ग्रंथियाँ 2 प्रकार की होती हैं, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन वो ग्रंथियाँ होती हैं जो क्या करती हैं, हार्मोन का सिक्रिएशन करती हैं। और एक्सोक्राइन कौन सी ग्रंथियाँ होती हैं, जो एंजाइम का सिक्रिएशन करती है। और जो हमारा लीवर होता है ये किसका सिक्रिएशन करता है, ये बाइल जूस का सिक्रिएशन करता है, जिसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, क्षारीय प्रवृत्ति होती है। जो हमारा लीवर होता है 2 प्रकार के प्रोटीन का रिसाव करता है, फिब्रेनोजन जिसका काम होता है शरीर के बाहर रक्त को जमाना, और दूसरा करता है हेपेरिन जिसका कार्य होता है शरीर के अंदर रक्त को ना जमाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम रिवाइज कर लेते हैं। क्रायो बायोलॉजी, कौन रोएगा कौन क्राई करेगा, छोटे बच्चे, मतलब कुछ छोटा होगा। तो जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे बहुत ही लोएस्ट टेम्परेचर में सरवाइव कर सकते हैं, उनकी स्टडी की जाती है क्रायोबायोलॉजी से। फिर हम आते हैं कार्डियोलॉजी। तो कार्डियोलॉजी का संबंध किससे है, हार्ट डिसीज से संबंध है। फिर आते हैं डेमोग्राफी में। तो डेमोग्राफी का संबंध किससे है, डेमोग्राफी का संबंध है जो सेंसस का फॉर्मेशन होता है, पॉपुलेशन की हम जब क्या करते हैं सेंसस का फॉर्मेशन कहते हैं, तो उसे कहा जाता है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी के बाद आते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी में हम ट्री की एज का पता लगाते हैं, वो भी उसके रिंग काउंट करके, और इसके बारे में जो कंप्लीट स्टडी होती है उसे हम क्या कहते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अब इसके बाद में हमारा टॉपिक है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी थोड़ा सा आंट के जैसा लगता है, एंट के जैसा, या हम कह सकते हैं इसको रिलेट कि जो इंसेक्ट होते हैं उनकी स्टडी को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। फिर गायनोलॉजी क्या होता है, तो गायनोलॉजी होता है हमारा, ये हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की स्टडी होती है। अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की स्टडी जो हमारी है वो गायनोलॉजी है, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जो स्टडी है हमारा वो है एंड्रोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी में हम टिश्यू की स्टडी करते हैं। हेमियोटोलॉजी जो है, तो हेमियोटोलॉजी में हम ब्लड की स्टडी करते हैं। फिर है हेपेटोलॉजी। तो हेपेटोलॉजी में हम लीवर की स्टडी करते हैं। इसी वे पे हम आगे बढ़ते हैं कालोलॉजी। कहते हैं ना गोरा होने के लिए क्रीम लगाना है, कौन सी, फेयर एंड लवली। इफेक्टिव है, हो सकता है किन्हीं के लिए हो किन्हीं के लिए ना हो। तो कालोलॉजी का मतलब क्या होगा, आप काले ना रहें, आप सुंदर दिखें, आप अच्छे दिखें। तो ये कैसे हो सकता है, ये हो सकता है ब्यूटी से। मैं सिर्फ रिलेट कर रही हूँ, पर्सनल कोई मत लीजिएगा, मैं सिर्फ रिलेट कर रही हूँ ताकि आप चीज़ों को अच्छे से याद कर पाए। तो कालोलॉजी का संबंध होता है ह्यूमन ब्यूटी की स्टडी से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी को मैं रिलेट करूँगी एनाटॉमी से। एनाटॉमी का संबंध होता है इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी से। मॉर्फोलॉजी का संबंध होता है एक्सटर्नल, जो भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी के लिए। फिर आते हैं हम मैमोग्राफी। तो मैमोग्राफी का संबंध किससे है, ब्रेस्ट कैंसर, जो भी स्तन का कैंसर होता है उसकी स्टडी के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है मैमोग्राफी। मैमोग्राफी के बाद आता है माइकोलॉजी और
फाइकोलॉजी। मैंने इन दोनों को साथ में लिखा है। इसका कारण ये है कि जो हमारा फंजाई होता है या फंगी, तो ये इसका जो स्टडी होती है वो माइकोलॉजी में होती है, और जो हमारे होते हैं एल्गी, इसकी स्टडी फाइकोलॉजी में होती है। फिर आगे आते हैं न्यूरोलॉजी। तो न्यूरॉन क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल है। फंडामेंटल पार्टिकल नहीं कह सकते हम इसको, फंडामेंटल यूनिट है। किसकी? फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट है ये नर्वस सिस्टम की। तंत्र की ये मूल इकाई है, मूल व संरचनात्मक इकाई है। और ये जो है न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन की स्टडी न्यूरोलॉजी, और न्यूरोलॉजी न्यूरॉन की स्टडी मतलब तंत्र का अध्ययन या नर्वस सिस्टम का अध्ययन। ठीक है, फिर इसके आगे हम आते हैं नियोनेटोलॉजी। तो नियोनेटोलॉजी क्या होगा, इसको थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेफ्रोलॉजी। तो नेफ्रोलॉजी का संबंध किससे? जैसे किडनी की या गुर्दे की जो फंडामेंटल यूनिट है या स्ट्रक्चरल यूनिट है, मूल इकाई है या संरचनात्मक इकाई है, वो नेफ्रॉन है। अगर नेफ्रॉन की स्टडी की जाती है तो उसे नेफ्रोलॉजी कहा जाता है या किडनी की स्टडी कहा जाता है। फिर आते हैं ओडेंटोलॉजी। जब हम गुस्सा होते हैं और कोई हंसता है तो हम क्या बोलते हैं? दांत मत दिखा। ऐसा प्रोनाउंशिएट करते हैं हम, ऐसा प्रोनाउंसिएशन करते हैं कि दांत मत दिखा, दांत का डंटो। ओडेंटोलॉजी से आप दांत को रिलेट कर सकते हो, तिथ को रिलेट कर सकते हो। ओडोंटोलॉजी डेंटिस्ट, डॉन्ट एक प्रकार से थोड़ा सा रिलेट करके। ओडेंटोलॉजी का संबंध होता है दांतों के अध्ययन से। इसके बाद ऑस्टियोलॉजी मैंने आपको क्लियर कर दिया, बोन्स की स्टडी होती है, हड्डियों का। और निथोलॉजी का संबंध बर्ड से, बर्ड का अध्ययन है। ये जो बर्ड्स होती हैं, पक्षी होते हैं, उनसे अध्ययन है ऑर्निथोलॉजी। इसके बाद मैंने इनको अलग से मेंशन किया है एपीकल्चर। एपीकल्चर में हम क्या पढ़ते हैं? किस प्रकार से हनी बी से हम हनी निकालेंगे, ये हमारा क्या कहलाता है? एपीकल्चर। फिर फ्लोरिकल्चर, तो यहाँ पर हम फल फूल के उत्पादन में बढ़ोतरी करेंगे। फिर आता है हमारा पिसीकल्चर। तो पिसीकल्चर का संबंध है मछली पालन से। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पोमोलॉजी। पोमोलॉजी का संबंध है फ्रूट के अध्ययन से। किससे है? फ्रूट। जैसे हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था? एंथोलॉजी। तो एंथोलॉजी का संबंध किससे थे? फ्लावर से। पोमोलॉजी, पेट भर जाता है फ्रूट्स खा के, है ना। जब भी फास्ट वगैरह होता है तो हम फ्रूट्स ही खाते हैं, ज़्यादा हेल्दी भी होता है और पेट भी भर जाता है। तो पोमोलॉजी मतलब पेट भर गया हमारा फ्रूट खा के। फिर आगे आते हैं पैरासिटोलॉजी। तो इसमें पैरासाइट आ रहा है, इसमें पैरासाइट का अध्ययन है। फिर आते हैं हम रेडियोलॉजी। तो रेडियो ही आ रहा है, तो ये सुनने वाला रेडियो नहीं है, ये रेडियो तरंगे हैं, है ना। हेनरी बैक्वेरल, जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था इसके लिए, मैडम क्यूरी, रेडियो तरंगे। फिर आते हैं हम इसके बाद राइनोलॉजी। तो राइनोलॉजी का संबंध है नोज से, नाक का अध्ययन। ठीक है, तो नोज का अध्ययन जो होता है कंप्लीट, वो राइनोलॉजी में होता है। फिर है सौरोलॉजी। तो सौरोलॉजी में जो हम अध्ययन करते हैं तो लिजार्ड का करते हैं। लिजार्ड का जो कंप्लीट स्टडी होती है वो सौरोलॉजी में होती है। फिर है हमारा सेरोलॉजी। जो सेरोलॉजी का संबंध है, तो सेरोलॉजी का संबंध है सीरम से। सीरम क्या होता है? थोड़ा सा रिवाइज करिए। ब्लड को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? ब्लड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्लाज्मा और ब्लड कार्पुलस। जो प्लाज्मा है इसके अंदर में 90% वाटर होता है, सॉल्ट होता है और सॉल्ट प्रोटीन होता है। और जब हम प्लाज्मा से प्रोटीन माइनस कर देते हैं तो वहाँ बनता है सीरम, और सीरम के अध्ययन को कहा जाता है सेरोलॉजी। फिर है टैक्सोनॉमी। जो यहाँ पर टैक्सोनॉमी है, टैक्सोनॉमी का संबंध है वर्गीकरण से,
कि किस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया जाता है। और इस क्लासिफिकेशन का जो फादर है वो लीनियस है, इसलिए मैंने मेंशन किया है। तो टैक्सोनॉमी में हम क्लासिफिकेशन का अध्ययन करते हैं, वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। इसके बाद है ऑन्कोलॉजी। तो ऑन्कोलॉजी भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ऑन्कोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कैंसर के बारे में। कंप्लीट कैंसर क्या होती है, कैसे डिसीज़ होती है, उसके बारे में जो अध्ययन होता है वो ऑन्कोलॉजी में होता है। तो फास्ट हम 15 सेकेंड में पूरे रिवाइज करेंगे जल्दी से। एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर, एग्रोलॉजी, क्रॉप प्रोडक्शन, एग्रोनॉमी, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, एग्रोस्टोलॉजी, ग्रास की स्टडी, अर्थोलॉजी, जॉइंट की स्टडी, एंथोलॉजी, फ्लावर की स्टडी, एंथ्रोपोलॉजी, ओरिजिन ऑफ लाइफ की स्टडी या पास्ट का कल्चर और प्रेजेंट के कल्चर में क्या डिफरेंस आया उसकी स्टडी, एंजियोलॉजी, वस्कुलर सिस्टम की स्टडी, आर्टरीज, वेन्स या धमनी या सिरा की अध्ययन, फिर एंड्रोलॉजी में आपका आ गया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की स्टडी, फिर ब्रायोलॉजी, ब्रायोफाइटा की स्टडी, बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया की स्टडी, साइटोलॉजी, सेल की स्टडी, क्रायोबायोलॉजी में लो टेम्परेचर में कैसे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं उसकी स्टडी, कार्डियोलॉजी में हार्ट की स्टडी, डेमोग्राफी में जो भी सेंसस बनते हैं पॉपुलेशन की उसकी स्टडी, डर्मेटोलॉजी में स्किन की स्टडी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी में एज, किसकी एज, पेड़ों की एज के बारे में स्टडी, जिसमें कॉन्स्ट्रेंटिक सर्कल्स होते हैं, एक के अंदर एक घुसे हुए सर्कल होते हैं जिनकी हम रिंग काउंट करके उनकी एज का पता लगाते हैं। एंटोमोलॉजी में हम पढ़ते हैं इंसेक्ट के बारे में। फिर गाइनोलॉजी में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की स्टडी करते हैं। हिस्टोलॉजी में हम टिश्यू की स्टडी करते हैं, ऊतकों का अध्ययन करते हैं। हेमेटोलॉजी में हम ब्लड का अध्ययन करते हैं। हेपेटोलॉजी में हम लीवर का अध्ययन करते हैं। फिर आता है कालोलॉजी। तो कालोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं ब्यूटी का। मॉर्फोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं एक्सटर्नल पार्ट का। मैमोग्राफी में हम अध्ययन करते हैं ब्रेस्ट कैंसर का। माइकोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं फंजाई का। फाइकोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं एल्गी का। न्यूरोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र का। नियोनेटोलॉजी मैंने आपको नहीं बताया है। नेफ्रोलॉजी का जो हमारा स्टडी है वो है हमारा किडनी का। किडनी के बाद ओडेंटोलॉजी का स्टडी जो है हमारा, ओडेंटोलॉजी का स्टडी है हमारी टिथ का, दांतों का। ऑस्टियोलॉजी का बोन्स की स्टडी है। ऑर्निथोलॉजी का बर्ड्स की स्टडी है। फिर एपीकल्चर में हम किस प्रकार से फ्लावर के प्रोडक्शन में किस प्रकार से हम हनी बी से हनी निकाल सकते हैं, एपीकल्चर। फिर फ्लोरिकल्चर में हम किस प्रकार से जो हमारे फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, इनके प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। फिर पीसीकल्चर में हम पढ़ते हैं किस प्रकार से मछली पालन में बढ़ोतरी की जा सकती है। फिर पोमोलॉजी का संबंध है पेट भर जाता है फ्रूट्स खाकर। पैरासाइटोलॉजी का संबंध है पैरासाइट से। रेडियोलॉजी का संबंध है कि जो भी हमारी रेडियो एक्टिविटी या फिर रेडियो तरंगे होती हैं। फिर सौरोलॉजी का संबंध है लिजार्ड के स्टडी से। फिर सेरोलॉजी का संबंध है सीरम की स्टडी से। प्लाज्मा माइनस प्रोटीन इज इक्वल्स टू सीरम। फिर टैक्सोनॉमी का संबंध है क्लासिफिकेशन से, और क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण से, और क्लासिफिकेशन के फादर है कार्नस लीनियस। फिर ऑन्कोलॉजी का संबंध है कैंसर की स्टडी से। यदि आपको मेरी जो भी वीडियो है वो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी चीज़ें आपको लग रही हैं कि इसमें डेवलपमेंट करना है प्लीज़ कमेंट करके बताइए और सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।